हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश साहल एकेडमी। तो मैं लोकेश सैनी आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो थंबनेल आपने देख लिया है। आज हम मैथ्स का डिस्कशन करने नहीं आए हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे किसका? फिजिक्स का। फिजिक्स का डिस्कशन करेंगे। क्लास 10 साइंस के पहले पार्ट यानी फिजिक्स के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। और फिजिक्स में बेसिकली मैं फिजिक्स को आपको पूरा कंप्लीट करा चुका हूं। मैराथन सेशन आपके चैनल पर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। पूरी की पूरी एक कंप्लीट फिजिक्स की वीडियो है आपके पास अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो। ये क्या है सर? ये है आपके लिए, क्या है ये? है आपके लिए एक समझ लीजिए, आपके लिए एक ऐसा डोज है, आपके लिए एक ऐसा वीडियो है जिसके माध्यम से आप जो हैं बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करने वाले हैं फिजिक्स के अंदर। ये गिने चुने चुनिंदा वो क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड में हर बार कोई ना कोई ईयर में पूछे गए हैं और पूछे गए। मैं 1000% श्योर हूं कि इन क्वेश्चन से बाहर आपका चैप्टर 1 से तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 4 वीडियोस है, सभी की अलग अलग है। चैप्टर 1 प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन अपवर्तन से ये 12 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं मैंने। और इन 12 क्वेश्चन से बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा डेफिनेटली, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इनमें आपकी पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं सिर्फ इन क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहा हूं और इन क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरी मैराथन सेशन है फिजिक्स का, उसको देख लीजिएगा। बट थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पर इसको बताता हुआ चलूंगा, हर क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा सा मैं बताता हुआ आपको चलूंगा, ठीक है ना? क्योंकि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो की, आप वहां पर पूरा पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 घंटे का वीडियो, 3 घंटे में पूरी फिजिक्स मैंने क्लियर कर दी है, पूरी, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा। आप 3 घंटे में बताइए पूरी फिजिक्स को 3 घंटे में कर सको, इससे ज्यादा बेहतर आप क्या हो सकता है, आप ही समझ लीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा डेफिनेटली। 4 चैप्टर्स से अप्रोक्स में बता रहा हूँ 50 क्वेश्चन बनेंगे। 12 चौक 48 होते हैं, अगर 12 क्वेश्चन लगाऊं तो मैं, तो लगभग 50 क्वेश्चन बनेंगे। और 50 क्वेश्चंस में पूरी फिजिक्स कंप्लीट है, और मैं बता रहा हूँ पूरी फिजिक्स के क्वेश्चन इसी में से फंस जाएंगे आपके। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग। और न्यूमेरिकल्स, हाँ सर न्यूमेरिकल्स के बारे में तो बात करना बहुत छोड़ ही दिया हमने। तो न्यूमेरिकल्स के लिए मैं अलग से वीडियो दूंगा आपको, जिसमें न्यूमेरिकल्स के डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, उनकी चिंता नहीं करनी है किसी को भी। सर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? सर प्रकाश का परावर्तन सबको जानते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए प्रकाश के परावर्तन में डेफिनेशन आपसे कभी नहीं आएगी सर प्रकाश का परावर्तन बता दो क्या होता है, ऐसी छोटी सी डेफिनेशन है, मुश्किल ही आएगी। लेकिन इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आएगा, प्रकाश का परावर्तन का सचित्र वर्णन कीजिए। सर प्रकाश के परावर्तन का सचित्र वर्णन कैसे होता है? सर एक प्लेन मिरर इस तरीके का होता है, समतल दर्पण। हमारे प्रकाश की किरण इस तरीके से आती है और इस तरीके से चली जाती है। ये क्या होता है? अपना विलंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? नॉर्मल। ये क्या होती है? आपतित किरण। क्या होती है सर? आपतित किरण होती है। यह क्या होती है? परावर्तित किरण। ठीक है, ये क्या होता है? आई। ये क्या होता है? आर। ठीक है, ये होता है सर सचित्र वर्णन इसका। परावर्तन किसे कहते हैं सर? प्रकाश का परावर्तन जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी अथवा पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और फिर उसके बाद इस चित्र को बना देना है, क्वेश्चन खत्म हो गया। सर आपका प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। इस तरीके से आपको इसको डिफाइन करना है। पूरा कंप्लीट बहुत अच्छी तरीके से मैंने क्लियर किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, 3 घंटे की वीडियो है, जाकर देख लीजिए। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन को बताऊं, इसको डिस्कस नोट कर लीजिएगा साथ के साथ। सेकंड क्वेश्चन है सर परावर्तन के नियम लिखो। सर आप परावर्तन के नियम भी लिख दो। सर परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के सर 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है सर? पहला नियम होता है कि एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के। सर एंगल आई क्या होता है? आपतन कोण। क्या होता है? आपतन कोण। और ये क्या होता है? परावर्तन कोण।
ठीक है। तो ये क्या होता है आपतन कोण, ये क्या होता है परावर्तन कोण, आपस में बराबर रहते हैं। पहला नियम खत्म हो गया सर। सर दूसरा नियम क्या होता है कि आपतित किरण और सर परावर्तित किरण और सर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सर दो नियम में दोनों नियम कंप्लीट हो जाएंगे इसके। ये कैसे याद होगा, पूरा एक थ्योरी तरीके से याद करना है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ये क्या होता है, पूरा फिगर याद करना, फिर इस फिगर में से ही दोनों नियमों को बना लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब इन क्वेश्चंस को आप लिख लेना है, आपको लिख लेना है, और मैं समझाते हुए चल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा इसके साथ में, पर आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मैं हर बार यही बात कह रहा हूँ आपसे कि उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इन 12 क्वेश्चंस के अलावा चैप्टर 1 से आपको कुछ भी नहीं पूछेगा, डेफिनेटली निश्चित बोल रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सर, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी सर किसे कहते हैं। सर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसे कहते हैं। सर इसे मिटा देते हैं, फिर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का थोड़ा सा मैं बात बता दूं, क्या होती है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है सर, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। जैसे मैंने एक दर्पण बना लिया, कौन सा दर्पण है ये है सर आपका अवतल दर्पण। ठीक है, ये क्या होता है मुख्य अक्ष, क्या होता है ये मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलते हैं सर, ध्रुव। क्या बोलते हैं इसको, ध्रुव, जिसको किससे नोट करते हैं, पी से। मैंने मान लिया सर ये है सी और ये है आपका एफ, एफ को क्या बोलते हैं फोकस, क्या बोलते हैं फोकस। तो ध्रुव से लेकर फोकस तक की जो दूरी है, ध्रुव से लेकर फोकस तक की जो दूरी है उसको बोलते हैं फोकस दूरी। सर खत्म हो गया, क्या फोकस दूरी। फोकस दूरी सर एक इंपॉर्टेंट नोट इंपॉर्टेंट करते हुए चलिएगा नोट को। ठीक है, नोट करते हुए चलेंगे कि क्या सर, कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी कैसी होती है, माइनस। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी कैसी होती है, उत्तल दर्पण के लिए सर फोकस दूरी कैसी होती है, प्लस में होती है। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी कैसी होती है सर, प्लस में होती है ना। ठीक है, उत्तल दर्पण कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। वक्रता त्रिज्या क्या होती है सर, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस जो होती है वो वक्रता त्रिज्या होती है। यानी कि ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को यानी सी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। सर इनके बीच में संबंध क्या है, संबंध ये है कि ये बराबर होता है r/2। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। कई बार बोर्ड के पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा गया है, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि संबंध को लिखिए, F बराबर r/2। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। सर फिफ्थ क्वेश्चन, एफ बी तथा यू के मध्य संबंध होगा, यानी फॉर्मूला लिखना है, इसका डेरिवेशन नहीं करना है, किसी को भी इसका डेरिवेशन में मूड नहीं मारना है, बेवकूफी है डेरिवेशन में मूड माथा मारना अपना। ठीक है, क्यों सर, क्योंकि डेरिवेशन इसका हमारे एग्जाम के सिलेबस के अंदर नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नहीं है इसका, तो हमें इसकी डेरिवेशन की तरफ नहीं चलना है, सिर्फ इसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला सबको याद है, क्या है सर, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, 1/b अपॉन 1/f बराबर 1/b माइनस बी प्लस 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, क्योंकि ये दर्पण की बात चल रही है तो हम 1/b प्लस 1/u लिखेंगे। अगर लेंस होता, क्या होता सर, लेंस होता, लेंस के लिए अगर मैं बात करता कि लेंस के लिए बात करता तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u हो जाता है, इस तरीके से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको न्यूमेरिकल पेपर में आएगा। अब सर न्यूमेरिकल की बात हम एक वीडियो में सेपरेट लूंगा मैं न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, इसके अंदर नहीं कमेंट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, ये पेपर में आपको पूछे जाएंगे, इनको रट्टा मार लो, समझ गए ना, रट्टा मार लेना है। अवतल दर्पण, सॉरी
अवतल दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने की स्थिति का सचित्र वर्णन करो। सर आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? सर आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? अब ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं पहले, जब बात करूंगा इसके ऊपर। आभासी प्रतिबिंब, मैं आभासी प्रतिबिंब के बारे में बात करूंगा, लेकिन इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको आभासी प्रतिबिंब के ऊपर ही नहीं जाना है। अगर आपसे कोई ये कहे, ठीक है, क्या कहे कि सर ये 6 जो कंडीशंस होती हैं, ये जो 6 कंडीशंस होती हैं, ठीक है, इनमें से आपको ये वाली कर लेनी है। सर बेवकूफ बना रहा, कुछ नहीं कर रहा है वो आदमी, वो आपको बेवकूफ बना रहा, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि 6 कंडीशंस में से एग्जामिनर के मूड की नहीं पता हमको वो क्या पूछेगा, ठीक है। एग्जामिनर के दिमाग की नहीं पता हमको क्या पूछेगा। तो मेरा तो सजेशन यही है कि जो अवतल दर्पण की जितनी भी कंडीशंस हैं, कितनी कंडीशन है? 6 कंडीशंस हैं आपकी, ठीक है। उन 6 कंडीशंस को आपको दिमाग में अच्छी तरीके से सेट कर लेना है, अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और समझ लेना है कैसे कैसे कब क्या क्या होता है। और उसको मैंने 3 घंटे की वीडियो के अंदर इतना अच्छे से समझाया है, मैं अब क्या ही बोलूं, इतनी अच्छे से समझाया कि अगर आप वीडियो को देख लोगे तो आपको डेफिनेटली 6 कंडीशन ऐसे फिंगर्स पे याद हो जाएंगे कि किस तरीके से। बस ढंग से उस वीडियो को देख लेना है। सर आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? जब F और P के बीच में वस्तु आ जाती है। F और P के बीच में कहा जाती है वस्तु आ जाती है, जब जाके तुम्हारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कहां बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने की स्थिति का सचित्र वर्णन ये है सर। कब बनता है? जब दर्पण अवतल दर्पण है अपना, फोकस है ये, और ये क्या है? एक वस्तु है ए और बी। तो आभासी प्रतिबिंब कहां बना है इसका? दर्पण के पीछे जाके बना है, क्योंकि यहाँ तो वस्तुएं कभी मिलेंगी नहीं। तो यहाँ पर बना है ए डैश और बी डैश। कैसा बना है? आभासी बना है। कैसा बना है? आभासी बना है। वस्तु से कैसा बना है? बहुत ज्यादा बड़ा बना है, ठीक है। कहां बना है? दर्पण के पीछे बना है। कहां बना है? पीछे बना है। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु कहां होनी चाहिए। क्वेश्चन ये भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो आपको याद रखना है कि आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु जो है फोकस और पी के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। फोकस और पी के बीच में होनी चाहिए। 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। प्लीज इसको नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है तो, और नहीं तो मत कीजिए। बस इनके क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको याद हो जाने चाहिए अगर आपको फिजिक्स में बहुत अच्छा करना है तो, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछे जाने वाला, ठीक है। बेकार का अपने दिमाग को हुआ मत बनाइए, बेकार के दिमाग को इधर उधर मत भटकाइए। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, बेमतलब में। कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। और आपके लिए फिर वही सजेशन है, 3 आवर्स का वीडियो है, 3 घंटे का ओनली, 3 घंटे का वीडियो है। 3 घंटे में पूरी फिजिक्स कंप्लीट होगी। इससे ज्यादा क्या ही लोगे यार। पूरा महीना, 2 महीना, 4 महीना बच्चे लगा देते फिजिक्स करने में। 3 घंटे में पूरी फिजिक्स कंप्लीट करा दी है। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? ये लेंस के लिए भी है और दर्पण के लिए भी है, ठीक है। ये लेंस के लिए भी है और दर्पण के लिए भी है। तो रेखीय आवर्धन सर क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। किसी गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। एक आई का मतलब है इमेज, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, दर्पण के लिए -k/b/u। ये किसके लिए है? मिरर। किसके लिए है? मिरर के लिए। और m = b/u ओनली फॉर लेंस। किसके लिए? ये लेंस के लिए जिसमें माइनस हट जाएगा, और ये दर्पण के लिए जिसमें माइनस लग जाएगा, ठीक है। रेखीय आवर्धन क्या होता है? गोलीय दर्पण की प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसे इसके स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला m = I/O, और एक और फॉर्मूला m = -k/b/u। अगर क्वेश्चन आता है रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, तो पहले उसकी डेफिनेशन इसे प्रदर्शित करते हैं, फिर उसका फॉर्मूला, पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 तैयार, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 8।
उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति, मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, अवतल दर्पण की प्रतिबिंब बनने की स्थितियां, उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब बनने की स्थितियां, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। मैं किसी और की तरह में ये नहीं बता रहा हूँ कि सर देखो इसको याद कर लो, जो फोकस पर वस्तु रखी हो इस वाले को याद कर लो, ठीक है, आवासी बने उस वाले को याद कर लो, और इसको तीन तीन से ज्यादा कुछ मत याद करो, यही तीन आएंगे। अब यार हमको थोड़ी पता है कि एग्जामिनर ने क्या लिखा है, ठीक है ना, हम सिर्फ हम, मैं हूं चाहे कोई और हो, चाहे आप हो, चाहे आपसे कोई सीनियर हो या आपका कोई टीचर हो, अगर आप उसे ये कहते हो कि सर मुझे फिजिक्स में वो बताओ जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो कैसे बताएंगे, वो अपने प्रीवियस या डाटा के बेस पर बताएंगे कि ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन वो ये तो नहीं कह सकते ना कि यही पेपर में आएगा, डेफिनेटली इसको लिख ले यही आएगा। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो पक्की बात है वो आपको बेवकूफ बना रहा है, और आपसे ज्यादा बेवकूफ कोई हो नहीं सकता, क्योंकि एग्जामिनर की खोपड़ी की किसको पता है, नहीं पता ना। तो ये 6 स्थिति है इसकी, और 2 स्थिति इसमें अलग अलग होती है उत्तर दर्पण में ना, बाकी की सब कुछ सेम होती है, ठीक है ना। तो इसकी स्थितियां हैं, इनको आपको फिंगर टिप्स पे रट लेना है, और इनको रटना बहुत आसान है, मैंने इनको आपको बहुत अच्छे से सिखाया है इस वीडियो के अंदर, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, समझ गए बात को, ठीक है। तो इनके लिए आपको मैं ये नहीं कहूंगा किसी और की तरह कि बस इसको याद कर लो और कुछ मत याद करो, मैं कहूंगा कि इन सबको आप समझ लीजिए, और इनको या समझ लोगे तो याद अपने आप हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ज्यादा रट्टा में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चलिए चलिए 9वें क्वेश्चन पर आ जाता हूं। प्रकाश का अपवर्तन सर किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, तो सर प्रकाश का अपवर्तन के लिए हमने ये कुछ पढ़ा है ऐसे, जब, चलिए मैं इसको मिटा के दोबारा बनाता हूं। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये है, मैंने इसका कंडीशन 3D कर दिया है इस तरीके से, ये आई है, ये आर है, ये आपका सर विरल माध्यम है, ये नीचे का सघन माध्यम है, एक डेंसर है और एक कौन सा है पता नहीं है, वैक्यूम टाइप का कुछ ऐसा है, ठीक है। विरल माध्यम मतलब मैं समझ लूं वायु है, और सघन माध्यम में समझ लेता हूं कांच है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो जाना तो इसको कैसा चाहिए था, एकदम सीधा, बिल्कुल आराम पार, एकदम गोली की तरह निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ कैसे, ये अपनी अभिलंब की ओर थोड़ी सी मुड़कर नीचे की तरफ निकल गई है, इसका मतलब अपने मार्ग से, अपने रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो गई, इसका ध्यान भटक गया है, थोड़ा सा इधर की तरफ आ गई है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो इसका नाम किसी ने, साइंटिस्ट ने क्या दे दिया कि सर ये जो घटना है इसका नाम अपवर्तन दे दो, क्या दे दो, अपवर्तन हो गया है। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें सर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है सर इसमें बताइए। तो इसमें इंपॉर्टेंट सर ये है कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में होगी, किससे, विरल से, ऐसे लिखता हूं मैं, विरल से किस में जाएगी, सघन में जाएगी, ठीक है, विरल से किस में जाएगी, सघन में जाएगी, तो आई का मान बड़ा होता है आर से, आई का मान क्या होता है, बड़ा होता है आर से, इसका मतलब ये हुआ अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में पूछा जा सकता है कि आई ग्रेटर देन आर, ठीक है, या फिर जब प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकती है तब कैसी कंडीशन होती है, आई का मान बड़ा होता है, आई के मान आर का मान बड़ा होता है, आई का मान आर के मान के बराबर होता है, कैसा होता है, ठीक है। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हो, किस में जाती हो, विरल माध्यम में, तब क्या होता है, जब आई का मान छोटा होता है आर से, इसका मतलब अभिलंब से दूर हटती है, किससे,
दूर हटती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो ये सर प्रकाश का अपवर्तन मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया, डेफिनेशन भी मैंने 2 बार बोल दिया, इसका सचित्र वर्णन ये है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊं। सर स्नेल का नियम, स्नेल का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है स्नेल का नियम। क्या होता है सर स्नेल का नियम? स्नेल का नियम होता है, क्या लिख दूं, साइन आई बट्टे साइन आर बराबर में 1/2। सर 1/2 क्या होता है? 1/2 होता है अपना अपवर्तनांक। क्या होता है? अपवर्तनांक। ठीक है, स्नेल का नियम आपको याद रखना है, साइन ए अपन साइन आर बराबर 1/2 होता है। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता क्या होती है? फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। बता दूं इसको, बता दूं, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं। किसमें? मीटर में। किसमें? सेंटीमीटर में। चीजें याद है? ठीक है, P बराबर 1/f, P बराबर 100/f सेंटीमीटर, एक है मीटर। ठीक है, लेंस की क्षमता क्या होती है? देखो लेंस की क्षमता का मतलब होता है कोई प्रकाश, जो कोई लेंस है जो प्रकाश की किरणों को कितना अधिक मोड़ता है, इसको क्षमता बोलते हैं। यानी अगर कोई लेंस जो है प्रकाश की किरणों को 45 डिग्री एंगल पे टर्न करता है, प्रकाश की किरण आई 45 डिग्री पर करता है, एक है जो उससे ज्यादा करता है, यानी जो जितना प्रकाश की किरणों को अधिक मोड़ेगा उसकी लेंस की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है ना, प्रकाश किरणों को जो मोड़ने की जो पावर है वही हम लेंस की क्षमता को बोलते हैं। और डेफिनेशन के तौर पर बोलूं कि लेंस की क्षमता क्या होती है, तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। मात्रक होता है डायोप्टर, डायोप्टर। सर प्लस में है क्षमता तो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। माइनस में है क्षमता तो कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। ठीक है, माइनस में है क्षमता तो कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। प्लस में है तो उत्तल लेंस है। ठीक है, चलिए ये हो गया खत्म। लास्ट क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण क्या होता है? बेसिकली ये नहीं है बट इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्रांतिक कोण क्या होता है? एक होता है पूर्णांतरिक परावर्तन, एक होता है पूर्णांतरिक परावर्तन और एक होता है क्रांतिक कोण। बेसिकली ये अपने सिलेबस के अंदर मतलब कम है, नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। क्रांतिक कोण के बारे में क्या चीज होती है क्रांतिक कोण? देखिए देखिएगा क्रांतिक कोण क्या होता है। मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं, सघन माध्यम में बना वह कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तो क्या बन जाएगा? वो आपका क्रांतिक कोण बन जाएगा। जिस हम इस कोण का नाम बदलकर क्या हो जाएगा? क्रांतिक कोण हो जाएगा, आईसी या फिर सी डायरेक्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, स्नेल का नियम लगाऊं, साइन आई बट्टे साइन आर बराबर क्या होता है अपना? साइन आई बट्टे साइन आर क्या होता है? एन होता है अपवर्तनांक। आई की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन आई सी लिख सकता हूँ, जिससे पता चल जाए कि किसके बारे में बात चल रही है? क्रांतिक कोण के बारे में। सी से प्रदर्शित करते हैं क्रांतिक कोण को, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। साइन आर, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है, क्या होता है? क्या होती है? 1। ठीक है, तो क्रांतिक कोण का मान जो है अपवर्तनांक के बराबर आ जाता है इस तरीके से, अपवर्तनांक n के बराबर। n को क्या बोलते हैं हम? n2/n1, n2/n1। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, n1/n2 बराबर होता है 1/sin c। ठीक है, तो क्रांतिक कोण क्या होता है? सघन माध्यम में बना वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है, उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये है सर आपका चैप्टर नंबर 1 का एकदम बेहतर वाला रिव्यू। पहला क्वेश्चन क्या है? नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में। किसके बारे में सर? नेत्र की समंजन क्षमता का अर्थ समझाइए, या नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं?
ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद करना है। और देखिए ये जो क्वेश्चन का जो पूरा डिस्क्रिप्शन की नैतिक संबंधन क्षमता में आपको समझाऊं कि क्या चीज होती है, फिर एक एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्यूशन करके दूं, तो काफी लंबा वीडियो हो सकता है कि ये वीडियो तकरीबन 1.5 घंटे का भी हो जाए, 1 घंटे का भी हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए सेपरेटली, इसके लिए अलग से 3 घंटे की क्लास है, 3 घंटे की क्लास है जिसके अंदर मैंने कंप्लीट फिजिक्स को रेडी कर दिया है। किसको? कंप्लीट फिजिक्स को रेडी कर दिया। एक एक चैप्टर, सिंगल कॉन्सेप्ट को मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो आपको अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी होती है क्वेश्चन को समझने में या क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां जाइए, पूरा वीडियो देख लिए 3 घंटे में। इससे ज्यादा शॉर्ट कुछ भी नहीं हो सकता। 3 घंटे के अंदर पूरी फिजिक्स खत्म है वहां पर। ठीक है, समझ रहे हो ना? 3 घंटे के अंदर पूरी फिजिक्स खत्म है। 2-2 महीने तक ऑफलाइन में सब लोग पढ़ने लग रहे हैं, 3-3 महीने तक पढ़ने लग रहे हैं। 3 घंटे के अंदर पूरी फिजिक्स खत्म है, और उससे 100% श्योर हूं, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, पूरा एकदम रिवाइज कंटेंट है आपके लिए, एक एक बढ़िया से बढ़िया कॉन्सेप्ट है उसमें। ठीक है, तो नेत्र की समंजन क्षमता का अर्थ समझाइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सेकंड, सर सेकंड क्वेश्चन तो इतना रिपीटेड है कि एक भी सेट नहीं बचा जिसके अंदर ये क्वेश्चन ना पूछी जाती हो। सर दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, इन दोषों के बारे में हर बार एक भी एक सा सेशन मतलब नहीं गया है, एक भी ईयर ऐसा नहीं गया है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? अब सर दूरदृष्टि दोष को हमको याद ही नहीं करना है कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है। हमको क्या करना है, दूरदृष्टि दोष के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ना है। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कैसे होता है, दूरदृष्टि दोष का छुटकारा कैसे करना है, कौन सा लेंस यूज करना है, इसका निवारण क्या है, कैसे, जितना भी इसका कंटेंट है विद चित्र, यानी कि पूरा डिस्क्रिप्शन आपको चित्र सहित याद करना है। और मैंने आपको इसके 3 घंटे की क्लास के अंदर ये सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। 3 घंटे में समझ लीजिए आप पूरी फिजिक्स खत्म कर दोगे। ठीक है, तो ये आपको दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दूरदृष्टि दोष का सचित्र वर्णन कीजिए, इसमें मैंने पूरा कंप्लीट ही कर दिया, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया कि दूरदृष्टि दोष का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसी से निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष का सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। और इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर 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 आएगा। आपको अगर यकीन नहीं हो तो वीडियो पॉज कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट उठा के चेक कर लीजिए। अगर नहीं आया हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये हर बार आपका बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। तो निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष तो कंफर्म हो गए सर। ठीक है, अब ये क्या लिख दिया आपने, दूरदृष्टि दोष के दोष का निवारण कैसे करना। बात तो ये आ गई, निवारण कैसे होता है, कारण क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, सब कुछ आपको रट्टा मार के जाना है और पेपर में ये आना है। रट्टा मार के जाना है तुमको, ये पेपर में जरूर आना है। ठीक है, चलिए सर ये 2 क्वेश्चन और बन गए हैं आपके, बढ़िया से बढ़िया एकदम टकाटक क्वेश्चन है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, इससे ज्यादा कुछ नहीं, पूरा डेरिवेशन इसमें नहीं पूछा जाने वाला है आपसे, क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपका इसमें। ठीक है, सिर्फ 2 क्वेश्चन है। एक जिसे आपको n बराबर जो फॉर्मूला बनता था साइन वाला, वो नहीं आएगा, अपवर्तनांक वाला वो नहीं आएगा ना, इसका न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, सिर्फ सर क्या आएगा, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के चित्र को समझाइए। प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म द्वारा कैसे होता है ये आपको समझाना है विद चित्र। चित्र कैसा है सर इसका, चित्र सर इसका ऐसा है, इस तरीके से किरण जाती है, इस तरीके से ऐसे करके किरणें बनती हैं, ये सब इसका चित्र है। ये मैंने आपको 3 घंटे वाली जो क्लास है उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए इसीलिए मैं आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट की सीरीज लेकर आ रहा हूँ कि आप उस वीडियो को जाकर के देख लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और मैं डेफिनेटली श्योर हूँ आपके फिजिक्स के जो 25 नंबर है, जो 20-25 नंबर है आपके, पूरे में से पूरे आपके जरूर आएंगे, देख लेना। ठीक है, अगर आप ये वीडियो पूरा कंप्लीट देख लेते तो 4 सेशन होने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा नहीं, 4 सेशन, 4 ही चैप्टर है। पहला प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन हो गया, मानव नृत्य रंग बिरंगा संसार, फिर आपका ये एक और चैप्टर है, फिर एक और चैप्टर है, 4 चैप्टर है पूरी फिजिक्स के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे
अप्रोक्स अगर एवरेज में बताऊं तो ज्यादा से ज्यादा 50 क्वेश्चन बैठेंगे, ज्यादा से ज्यादा 50 क्वेश्चन। उसके बाद अपन लोग क्या करने वाले हैं सर, बताइए जरा जल्दी बताइए। सभी लोग, कई बच्चों ने डिमांड की है सर, कई बच्चों ने। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल। क्या करेंगे हम, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। इस चैप्टर में से दूरदृष्टि दोष से रिलेटेड चैप्टर में से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो अपन लोग न्यूमेरिकल करेंगे, पर उससे पहले थ्योरी के क्वेश्चंस को हम लोग जरूर निपटाएंगे, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर इन 8 क्वेश्चन से ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है विद्युत धारा किसे कहते हैं, ये आपको याद कर लेनी है। अब ये नहीं है कि सर विद्युत धारा हमने याद कर ली, ठीक है, ठीक है, विद्युत धारा सिर्फ याद कर ले। इसको कैसे याद करना है, पूरा विद्युत धारा का डेफिनेशन होता है वो याद करना है, इसका फॉर्मूला याद करना है, ठीक है, इसका फॉर्मूला याद करना है, इसका फॉर्मूला याद करना है, प्लस में इसका मात्रक भी याद करना है। मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है वो भी याद करना है आपको, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा का पूरा डेफिनेशन लिखा, फिर उसके बाद उसका मात्रक फॉर्मूला लगा, फिर उसका मात्रक लिखा, तब जाके ये पूरा डेफिनेशन कंप्लीट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विद्युत धारा लिख दिया कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट है उसका पूरा फॉर्मूला, उसका मात्रक पूरा कंप्लीट याद होना चाहिए, तब जाके वो डेफिनेशन कंप्लीट मानी जाएगी, ठीक है। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं ये आपको याद करके जानी है। सेकंड क्वेश्चन है विद्युत विभव किसे कहते हैं, ठीक है। ये विद्युत विभव बेसिकली ये ज्यादा उसमें नहीं है, लेकिन ये पूछा गया है कहीं 2-3 बार पूछा गया है, तो इसलिए मैंने इसको ऐड किया। विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला, इसका मात्रक पूरा कंप्लीट याद करके जाना है, ठीक है। नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है, परपथ में एमीटर तथा वोल्टमीटर को कैसे जोड़ा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है और एक बार आपको थ्योरेटिकल भी पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है कि परपथ में एमीटर को सर किस तरीके से जोड़ते हैं और वोल्टमीटर को कैसे जोड़ते हैं, यानी समांतर क्रम में जोड़ेंगे या श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, उस तरीके से आपको ये पढ़ना है, ठीक है। ये सभी चीजें मैंने कहां पढ़ाई हुई है, हर वीडियो के अंदर बोल रहा हूं मैं, इस वीडियो के भी अंदर में बोल रहा हूं, ठीक है। ये सभी चीजें मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। 3 आवर की एक वीडियो है जिसमें मैंने पूरी कंप्लीट फिजिक्स को तैयार किया हुआ है, आप उसको जाकर देख लीजिए। पूरा कंप्लीट फिजिक्स है 3 आवर में, और इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सर, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, वो आपको बताना है। विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या, फॉर्मूला क्या है, वो कंप्लीट पूरा आपको याद करके जाना है, ठीक है। 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 5 क्वेश्चन पर आइए, लिख लीजिए इसको फटाफट से। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपको याद करके जाना है, क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है, पिछली बार भी पूछा गया था, उससे पिछली बार भी पूछा गया था, ठीक है। ओम का नियम सर, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो 12th में भी आता है, 10th में भी आ रहा है। ओम का नियम किसे कहते हैं, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। क्या कीजिए, सत्यापन कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, तरीका पूछने का अलग हो सकता है पेपर के अंदर, जैसा मैं यहां लिख रहा हूं, जरूरी नहीं है वैसा ही पेपर में आए, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं उससे अलग नहीं आएगा। ओम का नियम पूछेगा तो पूछेगा, तरीका कुछ भी हो सकता है। ओम के नियम का सत्यापन कीजिए, ओम के नियम का विवरण कीजिए, ओम के नियम की व्याख्या कीजिए, मतलब वही है, ओम का नियम ही पूछ रहा है वो, ठीक है। तो ओम का नियम आपको रट्टा मार के जाना ही जाना है। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में किस तरीके से तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के फॉर्मूला क्या होते हैं, कैसे इनको बनाते हैं, पूरा कंप्लीट समांतर क्रम और श्रेणी क्रम कंप्लीट करके जाना है, जाना ही जाना है। और ये 8वां क्वेश्चन क्या है सर, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं। और 9वां क्वेश्चन क्या है, विद्युत शक्ति क्या होती है। P बराबर W/T, विद्युत शक्ति, ये फॉर्मूला, इसका मात्रक, ठीक है। ये तो हो गई थ्योरी की बात। ये थ्योरी ऐसी थ्योरी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, मतलब इस चैप्टर के अंदर विद्युत के प्रभाव के अंदर इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछा है मंदिर, ठीक है। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम जो आपको याद करना है, और ये तो आपको याद करके ही जाना है, ठीक है। अब समझ ही लीजिए, नियम है तो आपको तो चांसेस ज्यादा है कि आने के। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम आपको रट्टा मार के जाना है डेफिनेटली, ठीक है।
सेकंड क्या है, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम, ये आपको रट्टा मार के जाना है, यानी जो नियम वाला कॉन्सेप्ट है, दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और ये अंगूठे का नियम, और दाएं हाथ का नियम, और पेच का नियम, ये सभी नियम आपको रट्टा मार के जाने, कोई ना भी बताए तब भी आपको इनका रट्टा मारना ही मारना है, ठीक है। चलिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या है सर, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल कितना होगा, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बेसिकली, ये देखी जाए तो, लेकिन एक नंबर में पूछ सकता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी धारावाही चालक पर कितना बल लगता है, तो सर कितना लगता है, F बराबर IBL sin थीटा, अगर एंगल पर रखा हुआ है तो F बराबर IBL sin थीटा होता है, ये आपको याद है, उसका फॉर्मूला याद करना है आपको, मात्रक भी याद करना है आपको, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है सर, फोर्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बोले तो बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, क्या है, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC करंट, डिस्क धारा, DC करंट, इनके बीच में हमको डिफरेंस बताना है, इनके बीच में कितना डिफरेंस होगा, यानी कि कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, डिस्क धारा और AC करंट में अंतर क्या होता है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है सर, चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, चुंबकीय बल रेखा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, इसको टिक कीजिए, मोस्ट वेरी VIP वाले क्वेश्चन में टिक कीजिए इसको, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, चुंबकीय बल रेखा क्या होती है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तथा इनके गुण भी लिखिए, ये अलग से क्वेश्चन है, मैंने इसी में कमेंट कर दिया है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, और कितने गुण याद करने सर, अब सर एक से काम चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा भैया, ऐसे सोच भी ना भी मत, ठीक है। कितने याद करने, कम से कम 5 आपको प्रॉपर्टी याद करनी है चुंबकीय बल रेखाओं से संबंधित, ठीक है। 5 प्रॉपर्टी, जैसे कि एक दूसरे को नहीं काटती हैं, बंधबक्कर बनाती हैं, और क्या है, एन से चलकर एस की तरफ जाती है, इस तरीके से 4-5 याद कर लेनी है, ठीक है, मिनिमम 5 होनी चाहिए आपके पास में, ठीक है। 6 क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, ये चीज बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन अच्छा है ये, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और स्टेट का प्रयोग बताना है, और स्टेट ने क्या प्रयोग किया था, कैसे उसने स्टेट ने क्या बताया था अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान में। लास्ट अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, वो क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, ये आपको याद करके जाने हैं, और इनके अलावा अगर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यही क्वेश्चन है जो इधर उधर कंप्लीट करके मिलेंगे, लैंग्वेज चेंज करके मिल सकता है क्वेश्चन पर, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न चेंज नहीं होगा कि सर इससे कुछ अलग आ जाए, नहीं आएगा। और फिर क्या आएगा सर, जब इससे अलग नहीं आएगा तो फिर आएगा आपका न्यूमेरिकल, क्या आएगा, न्यूमेरिकल्स आएंगे, सर उनको कौन कराएगा, सर मैं ही कराऊंगा, और कौन कराएगा, जब आप फिजिक्स से यार इधर से पढ़ रहे हो, जल्दी से समझ रहे हो, तो न्यूमेरिकल कराने कौन आएगा, फिर तो हमको ही कराना है ना न्यूमेरिकल। तो अपन लोग न्यूमेरिकल कब करेंगे, अब करेंगे स्टार्ट, क्योंकि अपन अपनी थ्योरी के क्वेश्चन जितने भी होने चाहिए थे इंपोर्टेंट वो खत्म कर चुके। अगले वीडियो से, अगले सेशन से हम लोग न्यूमेरिकल करना सीखेंगे, बहुत ही ज्यादा इजी स्टेप, यानी कि सवाल देखा नहीं कि आंसर आ गया, इतने अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। और मैं डेफिनेटली आपको मतलब आपको श्योरिटी देता हूं कि आप जब वीडियो को देख लोगे, न्यूमेरिकल्स पे समझ लोगे ना, तो आप न्यूमेरिकल लगाना बहुत अच्छे से सीख जाओगे कंपैरिजन टू अदर। अगर आप अदर अपने देख लेना, वीडियो को देखने के बाद आप कंपैरिजन कर लेना अदर से, आप 100% अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल लगाना सीख जाओगे। चलते हैं और मिलते हैं अगली न्यूमेरिकल वाली वीडियो में ही मुलाकात होगी अब आपसे, क्योंकि यहाँ तक हमारा जो थ्योरी का क्वेश्चन का पैटर्न था वो खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने चारों वीडियो बहुत अच्छे से देख ली होंगे, नहीं भी देखी है तो एक बार और देख आइए, जल्दी जाइए। जो अभी पहला आया है, पहली बार ही इस वीडियो को देख रहा है, शुरुआत के 3 वीडियो को जाकर देख ले मेरे भाई, क्योंकि ये आपके लिए एक रामबाण इलाज है, जो कि आपके ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ 40 क्वेश्चन हो पाए होंगे, और 40 क्वेश्चन में पूरी फिजिक्स के क्वेश्चन कंप्लीट है। डेफिनेटली यही आपको देखने को मिल जाएंगे बोर्ड के पेपर में, ठीक है। आगे हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल की सीरीज को, सभी लोगों को वो क्लासेस पूरी अटेंड करनी है, इसके बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को कोई भी लाइक करे बिना नहीं जाएगा, ठीक है।